स्टूडेंट्स वेलकम करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन सेट चैनल में। दिस इज़ मिस तहरीन। आज हमारी क्लास 11 की बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ बेसिकली ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस किया था, लेकिन उस लेक्चर के अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने सिर्फ प्रीवियस लेक्चर कार्बोहाइड्रेट नहीं देखा अब तक, आप प्रीवियस लेक्चर को देखें सो दैट आप आज के लेक्चर को फिर ईजिली समझ लेंगे। सो कार्बोहाइड्रेट की जो पहली क्लासिफिकेशन है विच इज़ मोनोसैकेराइड, उसको हम देखते हैं कि ये कैसी क्लासिफिकेशन है और इसके अंदर इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले हम इसके वर्ड को समझते हैं। मोनो मीन्स वन एंड सैकेराइड, यहाँ ये जो वर्ड है ये निकला है शुगर से। मीन्स मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की वो क्लासिफिकेशन है या वो क्लास है जो कि बेसिकली एक ही शुगर के मॉलिक्यूल से मिलके बनी है। मोनो जहाँ भी लगा होता है, जिस भी वर्ड में लगा होगा मोनो, उसका मतलब होता है वन। सो ये कार्बोहाइड्रेट की वो क्लास है जो सिंपली वन शुगर से मिलके बनी है। अब अगर कोई चीज़ वन हो, सिंपल जस्ट वन हो, तो मैं आपसे पूछूं कि आप क्या उसको ब्रेक कर सकते हैं? यू विल से नहीं, इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? अब फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करें वी हैव ग्लूकोज जिसका फार्मूला है C6H12O6, ठीक है। अब ये जो C6H12O6 है ये ग्लूकोज का फार्मूला है। अब बेसिकली ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारा एक ही शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, ठीक है। ये सिर्फ एक ही शुगर मॉलिक्यूल है। तो इसको अगर मैं कहूँ कि आप ब्रेक करें, आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते। क्यों ब्रेक नहीं कर सकते? क्योंकि ये सिंपल एक ही शुगर है, ठीक है। इसकी एग्जांपल है जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव दिस वन मार्कर। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आप इस वन मार्कर को ब्रेक करके टू मार्कर बना सकते हैं? नो, इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये एक ही मार्कर है। इसको हम ब्रेक करके टू मार्कर्स के अंदर चेंज नहीं कर सकते। सो इसकी एग्जांपल सिंपल आप शुगर में भी ले सकते हैं कि जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो एक ही शुगर के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इसको आप हाइड्रोलाइसिस करवा के इसको आप दूसरी शुगर के अंदर ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है मोनोसैकेराइड। उसके अलावा हम कहते हैं कि मोनोसैकेराइड हमारा ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब ये है कि हम जिन कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर होते हैं, मेजरली हम कहते हैं कि हम जब भी कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करते हैं हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट का जो है वो उसका टेस्ट बहुत स्वीट होता है, वो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है पानी में। तो वो हम बेसिकली किस कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे होते हैं? हम मोनोसैकेराइड्स की बात कर रहे होते हैं। तो मोनोसैकेराइड हमारे पास ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बिल्कुल, ठीक है। उसके अलावा जो मोनोसैकेराइड है वो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड भी हो सकता है, ठीक है। ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड भी हो सकता है या फिर ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी हो सकता है। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्या होता है? स्टूडेंट डोंट बी कंफ्यूज्ड, ये मैंने से प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है। उस वीडियो को जाके अगेन से देखेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड क्या होता है या कीटोन क्या होता है। उसके बाद अगर हम इसकी और प्रॉपर्टी की बात करें तो हम कहते हैं कि इनका जो टेस्ट होता है वो बहुत स्वीट होता है। मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट की ये फॉर्म है, इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा स्वीट होता है, ये खाने में बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। उसके अलावा इसके अगर हम फिज़िकल अपीयरेंस की बात करें तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब होता है जिनके जो एटम्स होते हैं वो प्रॉपर अरेंज्ड हुए होते हैं। सो मोनोसैकेराइड जो है वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। उसके अलावा इसकी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें तो हम कहते हैं जो कार्बोहाइड्रेट की मोनोसैकेराइड क्लासिफिकेशन है ये इजीली वाटर के अंदर क्या हो जाती हैं? सॉल्युबल हो जाती हैं, ठीक है। इसके अगर हम एम्पेरिकल फार्मूला की बात करें, मतलब इसके किस फार्मूले के थ्रू हम इसको पहचान सकते हैं कि ये मोनोसैकेराइड की हम बात करें, तो इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n ON। What does it mean? It means कि मोनोसैकेराइड के अंदर जितने कार्बन्स होंगे उतने ही ऑक्सीजन होंगे, बट हाइड्रोजन उससे क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। इसकी एग्जांपल आप इस ग्लूकोज में देख सकते हैं। देखें, जितने कार्बन हैं उतनी ही ऑक्सीजन है, बट हाइड्रोजन उससे क्या है? डबल टाइम है।
ऑक्सीजन 6 है, कार्बन भी 6 से सेम है, बट हाइड्रोजन उससे डबल टाइम है, मीन्स 12 है। तो जहाँ भी आप मोनोसैक्राइड्स को देखेंगे वहाँ हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल या वहाँ हाइड्रोजन के जो एटम्स होंगे वो कार्बन और ऑक्सीजन से डबल टाइम क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल में अगर हम बात करें कि इसकी एग्जांपल में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, तो उसके अंदर हमारा फ्रक्टोज भी आ जाता है। ठीक है, फ्रक्टोज वैसे हमारी फ्रूट शुगर है, मतलब फ्रक्टोज बेसिकली फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। उसके अलावा मोनोसैक्राइड के अंदर राइबोस भी फाउंड होता है, मतलब मोनोसैक्राइड की काइंड है राइबोस, वो भी इसी क्लास में आ रही होती है। उसके बाद हम बात करते हैं मोनोसैक्राइड की क्लासिफिकेशन की। जिस तरीके से हमने कार्बोहाइड्रेट्स को 3 काइंड्स के अंदर या 3 क्लास के अंदर क्लासीफाई किया था, इसी तरीके से मोनोसैक्राइड्स को भी हम फर्दर क्लास के अंदर क्लासीफाई करते हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम इसकी क्लासिफिकेशन कर ही क्यों रहे हैं, मतलब व्हाट आर द रीजंस के जिसकी बेसिस पे हम मोनोसैक्राइड्स को क्लासीफाई करें। सो इसके बेसिकली 2 रीज़न्स है, या 2 चीज़ों को देखकर हम मोनोसैक्राइड्स को क्लासीफाई कर होते हैं। पहली चीज़ जिसको देख के हम मोनोसैक्राइड को क्लासीफाई कर रहे होते हैं वो उसका फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि मोनोसैक्राइड के अंदर 2 ग्रुप्स होते हैं, एक इसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप भी होता है और इसके अंदर कीटोन ग्रुप भी होता है। तो ये जो 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, इन फंक्शनल ग्रुप्स की बेसिस के ऊपर हमने मोनोसैक्राइड्स को जो है वो क्लासीफाई किया होता है। उसके अलावा इसकी सेकंड क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मोनोसैक्राइड्स को हमने क्लासीफाई किया होता है इसके नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स को देख कर भी। अब नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स को देख के किस तरीके से, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ हमारे पास मोनोसैक्राइड्स होते हैं जिसके अंदर 3 कार्बन होते हैं, कुछ हमारे पास कुछ हमारे पास मोनोसैक्राइड होते हैं जिसके अंदर 4 कार्बन होते हैं, कुछ में 5 कार्बन होते हैं या कुछ में 6, 7 सो ऑन कार्बन होते हैं। ठीक है, तो ये जो मोनोसैक्राइड के अंदर डिफरेंट कार्बन की कंपोजिशन है, ये हम कह सकते हैं क्योंकि मोनोसैक्राइड्स के अंदर कार्बन की काउंटिंग क्या डिफरेंट है। तो इस कार्बन की काउंटिंग को डिफरेंट देखते हुए हमने मोनोसैक्राइड को डिफरेंट काइंड के अंदर क्लासीफाई कर दिया। अब सपोज़ करें फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव 1 मॉलिक्यूल विच इज़ C3H6O3। अब चेक करें यहाँ कार्बन कितने हैं, इस मॉलिक्यूल में कार्बन कितने हैं, 3 हैं। तो जब कार्बन 3 होंगे तो इस काइंड को, ठीक है, मोनोसैक्राइड की इस काइंड को हम ट्राइसोस का नेम दे देंगे। अब इसको हमने ट्राइसोस का नेम क्यों दिया, ट्राई मीन्स 3, जहाँ भी ट्राई लिखा होता है इसका मतलब होता है 3, बिकॉज इस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन 3 हैं, इसीलिए इसको हमने ट्राई यानी कि 3 कार्बन्स वाले मॉलिक्यूल का नेम दे दिया। इसी तरीके से अगर हम बात करें 4th कार्बन की, ठीक है, 4th कार्बन के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल आ जाएगा हमारा, सपोज़ करें वी हैव C4H8O4। ठीक है, अब यहाँ कार्बन कितने 4 हैं, तो यहाँ इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं टेट्रोसिस। अब टेट्रोसिस का नेम क्यों दिया, बिकॉज ऐसी चीज़ जो 4 टाइम्स हो उसको हम टेट्रोस का नेम देते हैं, और इस मोनोसैक्राइड की इस काइंड के अंदर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, इसीलिए इसको हमने टेट्रोस का नेम दे दिया। तो बेसिकली मोनोसैक्राइड को हम जो क्लासीफाई कर रहे होते हैं वो उसके फंक्शनल ग्रुप को देखकर और उसके नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स को देखकर ही हम उसको क्लासीफाई कर रहे होते हैं। हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ी थी मोनोसैक्राइड्स की, उसको हम देखते हैं कि उसकी क्या क्या क्लासिफिकेशन है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि मोनोसैक्राइड को हम क्लासीफाई कर रहे होते हैं कार्बन के नंबर्स को देख के और साथ में उसके फंक्शनल ग्रुप को देख के। सो अगर हम सिर्फ देखें कार्बन के नंबर्स को देखकर तो उसमें हमने मोनोसैक्राइड को 5 क्लासेस के अंदर क्लासीफाई किया है। सबसे पहली क्लास हमारी है ट्राइसोस। ट्राइसोस मीन्स 3 कार्बन, ट्राई मतलब 3, सो ये हमारी वो क्लास है जिसके अंदर 3 कार्बन्स होते हैं। इसके अंदर इसका फार्मूला होगा C3H6O3। ठीक है, अच्छा उसके साथ साथ अगर हम 4th कार्बन की बात करें या हम मोनोसैक्राइड की 2nd क्लास की बात करें तो उसको हम टेट्रोस का नेम देते हैं। टेट्रो का मतलब होता है 4, तो मीन्स ये मोनोसैक्राइड की वो क्लास है जिसके अंदर 4 कार्बन है। इसी तरीके से अगर हम पेंटोस की बात करते हैं, पेंटो मीन्स 5, तो ये मोनोसैक्राइड की वो क्लास है जिसमें 5 कार्बन है। हेक्सोसिस में 6 कार्बन और हेप्टोसिस में 7 कार्बन है। साथ साथ आपको इसका फार्मूले भी दिख रहे हैं और आप नोट कीजिएगा इन फार्मूले में ट्राइसोस के आगे 3 कार्बन है, टेट्रोस के आगे 4 है एंड सो ऑन। नाउ यहाँ आपको 2 और क्लासेस दिख रही हैं विच इज़ अल्डोसिस एंड कीटोसिस। अब अल्डोसिस और कीटोसिस क्या होता है, जिस तरीके से हमने पढ़ा था
कि कार्बोहाइड्रेट को या मोनोसैक्राइड को हमने कार्बन के नंबर्स को देखकर फंक्शनल ग्रुप को देखकर क्लासीफाई किया था। सो मोनोसैक्राइड के अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप होता है अल्डिहाइड और सेकंड ग्रुप होता है कीटोनिक ग्रुप। तो वो तमाम मोनोसैक्राइड जिनके फार्मूले में अल्डिहाइड है या अल्डिहाइड ग्रुप है तो उनको हम अल्डोसिस का नेम देते हैं। तो यहाँ जितने भी मॉलिक्यूल्स लिखे हैं वो सारे के सारे अल्डोसिस में इसलिए क्योंकि इनके केमिकल फार्मूले के अंदर या इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्डिहाइड है, ठीक है। उसके बाद कीटोसिस मतलब ये वो मोनोसैक्राइड हैं जिनका फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोनिक है, ठीक है। अब इनके हम फंक्शंस की बात करते हैं। ट्राइसोसिस की अगर हम बात करें तो ट्राइसोसिस जो है वो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन क्या कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग जो प्रोसेस के अंदर जो मोनोसैक्राइड की जो काइंड पाई जाती है वो ट्राइसोसिस है। उसके बाद हम बात करते हैं टेट्रोसिस की। तो टेट्रोसिस बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रही होती है बिकॉज वी नो कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो जब बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो वहाँ जो मोनोसैक्राइड पाया जा रहा होता है वो टेट्रोसिस फॉर्म में होता है। उसके बाद पेंटोसिस की अगर हम बात करें तो पेंटोसिस एक मेन मोनोसैक्राइड है जो कि पाया जाता है डीएनए और आरएनए में। नाउ व्हाट इज़ डीएनए? वी नो कि डीएनए एक हेरिडिटी मटेरियल है जो कि पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग तक ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो डीएनए और आरएनए का जो मेन कंपोनेंट है वो हमारा पेंटोस है, ठीक है। उसके बाद हेक्सोसिस की अगर हम बात करें तो मोनोसैक्राइड की जो सबसे मेन क्लास है, मतलब हम जब भी मोनोसैक्राइड की बात करते हैं तो उसमें हम मेजरली हेक्सोसिस की बात कर रहे होते हैं। हेक्सोसिस में ग्लूकोज भी आ जाता है, फ्रक्टोज भी आ जाता है और गैलेक्टोज भी आ जाता है। ग्लूकोज हमारा एक रेस्पिरेटरी फ्यूल है। अब रेस्पिरेटरी फ्यूल का मतलब क्या है कि रेस्पिरेशन के अंदर मींस जब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो हम ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं और उसको ब्रेक करने से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। इसीलिए इसको हम एक फ्यूल या रेस्पिरेटरी फ्यूल का नेम दे रहे होते हैं। और उसके बाद फ्रक्टोज की अगर हम बात करें तो फ्रक्टोज भी रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग जब हमारी हेल्प आउट कर रहा होता है। गैलेक्टोज की अगर हम बात करें तो गैलेक्टोज एक मिल्क शुगर का एक मेन कंपोनेंट है। हेप्टोसिस भी मोनोसैक्राइड के काइंड में आता है और ये भी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो है वो हेल्प आउट कर रही होती है। अब हम बात करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैक्राइड। मतलब मोनोसैक्राइड का जो केमिकल स्ट्रक्चर है या जो उसका केमिकल फार्मूला है वो किस तरीके से होता है। तो बेसिकली हम कहते हैं जो मोनोसैक्राइड्स होते हैं वो ओपन चेन में मिलते हैं। ओपन चेन का मतलब जिस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ओपन चेन। तो मोनोसैक्राइड बेसिकली ओपन चेन स्ट्रक्चर में ही पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी इन मोनोसैक्राइड्स को हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, मतलब यहाँ जो मैंने आपको फार्मूला दिखाया हुआ ये हमारे पास फार्मूला है राइबोज शुगर का, ठीक है। अब जब भी इस राइबोज शुगर को या जब भी इस कार्बोहाइड्रेट को आप वाटर के अंदर क्या करेंगे, डिज़ोल्व करेंगे, तो वाटर के अंदर डिज़ोल्व करने से क्या होगा कि इस मोनोसैक्राइड की इस काइंड का या जो मोनोसैक्राइड होगी उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर रिंग स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ राइबोज शुगर दी हुई है, ठीक है, और मैं इसको क्या करूँ वाटर के अंदर ऐड कर दूँ, किसी भी एक्वस मीडियम के अंदर इसको डिज़ोल्व कर दूँ, तो डिज़ोल्व करने के बाद क्या होगा कि मोनोसैक्राइड का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो रिंग चेन के अंदर या रिंग स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो जाएगा। अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि एक बार सोल्यूशन में जाने के बाद मोनोसैक्राइड जो है वो चेन स्ट्रक्चर से रिंग स्ट्रक्चर के अंदर यानी कि पूरा सर्कुलर स्ट्रक्चर जो है वो बना लेता है। बट किस तरीके से बनाता है वो हम डिस्कस करते हैं। तो जब भी हम क्या करते हैं, सपोज़ कर लें मैंने राइबोस को क्या किया, वाटर के अंदर ऐड किया या वाटर के अंदर मैं इसको डिज़ोल्व करने जा रही हूँ, तो होगा कुछ यूँ कि ये जो अल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीजन एटम है, अल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीजन एटम सेकंड लास्ट कार्बन के साथ जाके क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा। सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा है, देखें लास्ट से सेकंड लास्ट पे वाला कार्बन है। तो अल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीजन इस सेकंड लास्ट कार्बन के साथ जाके रिएक्ट कर लेगा, मतलब कार्बन 4 के साथ जाके रिएक्ट कर लेगा। यहाँ मैंने काउंटिंग ही मेंशन की हुई है, दिस इज़ फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो होगा क्या, अल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीजन इस फोर्थ कार्बन के साथ जाके रिएक्ट कर लेगा। अब जब अल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीजन इस फोर्थ कार्बन के साथ जाकर रिएक्ट कर लेगा तो इस कार्बन 1 और इस कार्बन 4 इन दोनों के बीच में एक लिंकेज बन जाएगी, ठीक है। तो ये जो फोर्थ कार्बन का OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप जो है वो शिफ्ट हो जाएगा C1 के पास, ठीक है। ऑक्सीजन ने जब इस OH के साथ रिएक्ट किया तो इस फोर्थ कार्बन का जो OH है वो शिफ्ट होके C1 के पास चले जाएगा। जब फोर्थ कार्बन का OH है वो शिफ्ट होके, ठीक है, शिफ्ट होके कहाँ चले जाएगा, फर्स्ट कार्बन के पास चले जाएगा। और ये जो राइबोस का ओपन चेन स्ट्रक्चर है या मोनोसैक्राइड का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो रिंग स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो जाएगा।
और उसके बाद हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म इन हेक्सोसिस। सबसे पहले हेक्सोसिस मतलब क्या है? हेक्सोसिस हमारी मोनोसैकेराइड की वो क्लास है जिसके अंदर 6 कार्बन्स होते हैं, ठीक है। अब आइसोमेरिज्म क्या है? आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है। जहाँ भी आइसो वर्ड लिखा हुआ होता है उसका मतलब होता है सेम। और मेरिज्म यहाँ किस वर्ड को शो किया हुआ है? मेरिज्म मतलब हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो बट उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, तो उसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो यहाँ जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है स्क्रीन पे, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सोस, मतलब ये मोनोसैकेराइड की वो काइंड है जिसके अंदर 6 कार्बन पाए जाते हैं। सो हेक्सोसिस के अंदर यहाँ डी ग्लूकोज है, डी मैनोस है और डी गैलेक्टोज है। अब अगर आप इनके कार्बन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को चेक करेंगे तो इन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C6H12O6, मतलब इन तीनों के अंदर ही 6 कार्बन होंगे, 12 हाइड्रोजन होंगे और 6 ऑक्सीजन होंगे। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। अब कैसे डिफरेंट है? सबसे पहले मैं आपको डी ग्लूकोज और डी मैनोस के जो है वो कंपेरिजन दिखा देती हूँ। देखें डी मैनोस के अंदर और डी ग्लूकोज को अगर मैं देखूँ तो देखें कार्बन के लेफ़्ट साइड पे OH है और राइट साइड पे क्या H है, बट मैनोस पे देखें कार्बन के लेफ़्ट साइड पे H है और राइट साइड पे क्या OH। तो यहीं से स्ट्रक्चर के अंदर क्या आ गई? चेंजिंग आ गई। तो वो मॉलिक्यूल जिनका इनका देखें इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या डिफरेंट है, तो इसीलिए इसको हम आइसोमर्स का नेम दे रहे होते हैं। अब हम कंपेयर करवाते हैं मैनोस को गैलेक्टोज के साथ भी कंपेयर करवा सकते हैं या हम ग्लूकोज को गैलेक्टोज के साथ भी कंपेयर करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैनोस को गैलेक्टोज के साथ कंपेयर करते हैं। मैनोस के लेफ़्ट साइड पे हाइड्रोजन है और राइट साइड पे क्या है? OH है, जबकि गैलेक्टोज के लेफ़्ट साइड पे OH है और राइट साइड पे क्या है? H है। तो इन दोनों में भी क्या डिफरेंस है? अब ग्लूकोज और गैलेक्टोज को देखते हैं। ग्लूकोज के लेफ़्ट साइड पे OH है, यहाँ भी लेफ़्ट साइड पे OH है, मींस फर्स्ट इसकी जो चेन है उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, सिमिलर है। और सेकंड चेन में भी अगर चेक करें तो इनमें कोई डिफरेंस है ना। थर्ड पे अगर हम बात करें या इसका फोर्थ कार्बन की हम बात करें तो इसके लेफ़्ट साइड पे OH है और राइट साइड पे क्या है? H, जबकि गैलेक्टोज के लेफ़्ट साइड पे H है और राइट साइड पे क्या OH। तो वो तमाम स्ट्रक्चर्स मोनोसैकेराइड के जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो तो उसको हम आइसोमर्स का नेम दे रहे होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टीरियो आइसोमर्स इन कार्बोहाइड्रेट। स्टीरियो आइसोमर्स इन कार्बोहाइड्रेट सिंटेक्स बोर्ड के अंदर कार्बोहाइड्रेट का सबसे लास्ट टॉपिक है बट फेडरल बोर्ड के अंदर ये जो वो आइसोमर्स के बाद ही है। और बिकॉज़ ये आइसोमर्स से कनेक्टेड टॉपिक है इसलिए मैंने बेहतर समझा कि मैं इसको साथ ही आपसे डिस्कस कर लूँ। नाउ व्हाट इज़ स्टीरियो आइसोमर्स? तो हम डिस्कस करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स को। स्टीरियो आइसोमर्स हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है बट उनके एटम्स क्या होते हैं? वो डिफरेंटली अरेंज हुए होते हैं, मतलब डिफरेंट तरीके से क्या हुए होते हैं? अरेंज्ड हुए होते हैं। या इसको अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में समझाने की कोशिश करूं तो हम कहते हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। मीन्स इनका अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे वो तो सेम होगा बट उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला एक दूसरे से इस तरह अपोजिट होगा जैसे हमें मिरर में दिखता है। अब इसकी एग्जांपल ऐसे सपोज़ करें एक पर्सन है, ठीक है। सपोज़ कर लें हमारे पास एक पर्सन है, ठीक है। ये इसका जो है वो हमारा जो है वो लेफ़्ट हैंड हो गया और ये क्या हो गया? राइट हैंड हो गया, ठीक है। लेकिन अब जब हम इसको मिरर में देखेंगे, यानी कि सपोज़ कर लें यहाँ पे, और आप जब अपने आप को मिरर में देखेंगे तो मिरर में क्या होगा कि ये वाला जो हमारा हैंड है वो बन जाएगा हमारा राइट और ये वाला जो हमारा हैंड होगा वो क्या बन जाएगा? लेफ़्ट बन जाएगा, ठीक है। पर्सन वही है, सारी पोजीशन सेम है बट वो जो पर्सन था उसका लेफ़्ट साइड राइट बन गया और राइट साइड क्या बन गया? लेफ़्ट बन गया। तो हमारे आइसोमर्स जो होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स वो भी बेसिकली जो है वो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती हैं, मतलब उनके जो कार्बन की अरेंजमेंट होती है उसके अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट होती है वो एक दूसरे से थोड़ा सा अपोजिट होती है। अब इसके एग्जांपल में हम देखिए 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ चेक करें कि हमारे पास कार्बन 5 के ऊपर जो भी कार्बन का स्ट्रक्चर है वो कहाँ दिया हुआ है? लेफ़्ट साइड पे दिया हुआ है, ठीक है। देखें हमारे पास ये जो कार्बन का पूरा फार्मूला है CH2OH ये कार्बन के लेफ़्ट साइड पे दिया हुआ है। और यहाँ चेक करें, यहाँ हमें जो कार्बन दिया हुआ है
वो किस साइड पे दिया हुआ है, राइट साइड पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। मतलब इस ग्लूकोज को और इस ग्लूकोज के अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे वो आपको C6H12 और O6 ही दिखेगा, बट ये एक दूसरे की क्या दिख रही है आपको, मिरर इमेजेस दिख रही है। मिरर इमेजेस कैसे दिख रही है कि अगर यहाँ कार्बन लेफ्ट साइड पे है तो यहाँ कार्बन किस साइड पे आ गया, राइट साइड पे आ गया। मतलब ये इसकी कौन सी इमेज बन गई है, मिरर इमेज बन गई है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम कहते हैं, या स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बट वो एक दूसरे की जो है वो मिरर इमेजेस होती है। यहीं से आपको एक और कॉन्सेप्ट मिलने जा रहा है विच इज़ एल ग्लूकोज या डी ग्लूकोज। मोस्टली आप देखते हैं कार्बोहाइड्रेट पे कहीं लिखा हुआ होता है एल या कहीं लिखा होता है डी। जहाँ भी एल लिखा होता है उसका मतलब होता है लेफ्ट हैंडेड, और जहाँ भी डी लिखा होता है इट मीन्स राइट हैंडेड। अब लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड का मतलब क्या है, जब भी हमारे पास अगर आपको ये जो कार्बन के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास ये कार्बन के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, अगर ये लेफ्ट हैंड पे, ठीक है, ये आपको क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड पे दिख रहा है ना, 5 कार्बन हमारे पास जो भी है या 6 कार्बन जो भी हमें लेफ्ट हैंड पे दिख रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल को या ऐसे मोनोसैक्राइड को या ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम नाम देंगे लेफ्ट हैंडेड का। अब यहाँ ग्लूकोज को देखें, ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन है वो लेफ्ट साइड पे, तो उसको हम नेम दे देंगे लेफ्ट हैंड शुगर या लेफ्ट हैंडेड ग्लूकोज। और यहाँ अगर आप कार्बन को चेक करें, कार्बन यहाँ राइट साइड पर है, ठीक है, ये हमारा कौन सा साइड होता है, राइट साइड है। तो क्योंकि यहाँ कार्बन राइट साइड पे दिया हुआ है इसलिए हम इसको जो है वो डी ग्लूकोज, इसको हम डी ग्लूकोज या राइट हैंडेड शुगर का नेम दे देंगे। तो अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ भी एल लिखा हो वहाँ समझ जाए कि यहाँ हमारे पास जो कार्बन है वो लेफ्ट हैंडेड पे है, और जहाँ डी लिखा हुआ समझ जाएगा कि यहाँ हमारे पास जो कार्बन है वो राइट हैंड साइड पर है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मोनोसैक्राइड्स को हम 2 क्लासेस के अंदर और क्लासीफाई करते हैं। आप अक्सर देखते हैं बुक्स के अंदर कहीं लिखा होता है अल्फ़ा ग्लूकोज, कहीं लिखा होता है अल्फ़ा फ्रुक्टोज, या कहीं लिखा होता है बीटा। नाउ अल्फ़ा और बीटा का मतलब क्या है वो हम देखने जा रहे हैं। यहाँ आपको 2 स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं विच आर द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोसैक्राइड्स। मतलब ये रिंग स्ट्रक्चर है मोनोसैक्राइड के। रिंग स्ट्रक्चर का मतलब एक क्लोज चेन है इनकी, ठीक है। मोनोसैक्राइड को अल्फ़ा और बीटा ग्रुप के अंदर क्लासीफाई किया है उसके OH और H की पोजीशन को देख के। OH और H की पोजीशन को देख के किस तरीके से, देखें यहाँ कार्बन फर्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये कार्बन फर्स्ट है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ H भी है और OH भी है, तो इस H और OH की पोजीशन को देख के, इन H और OH की पोजीशन को देख के हमने मोनोसैक्राइड को अल्फ़ा और बीटा काइंड के अंदर क्लासीफाई किया। याद रखें जब भी कार्बन पर फर्स्ट कार्बन पे जो H है या OH है, अगर फर्स्ट कार्बन के डाउनवर्ड साइड पे OH है और अपवर्ड साइड पे क्या H हो, तो ऐसे मोनोसैक्राइड को हम अल्फ़ा का नेम देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है एंड वी नो के यहाँ कार्बन के डाउनवर्ड साइड पे OH है, तो इसको हम अल्फ़ा ग्लूकोज का नेम दे देंगे। इसी तरीके से अगर कार्बन के अपवर्ड साइड पे OH हो तो उसको फिर हम बीटा का नेम दे देंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ लेबॉर्ट्री मैन्युफैक्चर या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर भी जो है वो शुगर बन रही होती है, लेकिन साथ साथ हम लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर भी शुगर को बना रहे होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो नेचुरली शुगर होती है वो बेसिकली हमारे पास डी शुगर्स होती हैं। डी शुगर्स मतलब वो राइट हैंडेड शुगर होती हैं, जबकि लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर हम जो शुगर बनाते हैं वो एल शुगर्स होती हैं, मतलब वो लेफ़्ट हैंडेड शुगर होती हैं। अब क्या मीन्स इस टॉपिक के अंदर हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं उसको समझने से पहले एक चीज़ याद रखें, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो हो रहे होते हैं ड्यू टू द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर हमें जिस भी चीज़ को डाइजेस्ट करवाना है वो बेसिकली एंजाइम्स की हेल्प से ही होता है। एंजाइम्स की हेल्प के बग़ैर हम किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब सपोज़ करें हमारी बॉडी के अंदर कौन सी शुगर बन रही है, मैंने आपको बताया वो बनती है नेचुरल शुगर, और वो कौन सी शुगर होती है, हमारी डी शुगर होती है, यानी कि राइट हैंडेड शुगर होती है, ठीक है। अब मुझे अगर इस नेचुरल शुगर को यानी कि डी शुगर को डाइजेस्ट करवाना है तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम मुझे चाहिए होगा वो भी डी एंजाइम ही चाहिए होगा, ठीक है। सपोज़ कर ले मैंने अगर कोई आर्टिफिशियल शुगर ले ली है और आपको पता है वो आर्टिफिशियल शुगर हमारे पास कौन सी होती है, एल शुगर्स होती है, मतलब लेफ़्ट हैंडेड होती है, तो उसको डाइजेस्ट करवाने के लिए मुझे एंजाइम चाहिए होगा एल, ठीक है। यानी कि उसको एंजाइम करवाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए मुझे लेफ़्ट हैंडेड एंजाइम चाहिए होगा। इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ग्लव्स पहनना है, ठीक है।
अब ग्लव्स हमारे पास 2 पेयर्स में होते हैं, एक हमारे पास लेफ़्ट हैंड का होता है और एक हमारे पास राइट हैंड का होता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप लेफ़्ट हैंड वाले ग्लव को जो है वो राइट हैंड में पहन लें, या राइट हैंड वाले ग्लव को आप लेफ़्ट हैंड में पहन लें? पॉसिबल ही नहीं है। आप देखेंगे उसके मैचिंग का जो पेयर होगा, मीन्स लेफ़्ट हैंड वाले ग्लव को आप लेफ़्ट हैंड में पहनेंगे और राइट हैंड वाले ग्लव को आप राइट हैंड में ही पहनेंगे, अदरवाइज़ उसकी सेटिंग नहीं होगी या आप उस ग्लव को नहीं पहन पाएंगे। तो इसी तरीके से शुगर का एंजाइम के साथ एक कनेक्शन है कि अगर राइट हैंडेड शुगर है तो उसको डाइजेस्ट करवाने के लिए हमें एंजाइम फ्री राइट हैंडेड ही चाहिए होगा। अब सपोज़ करें मैंने क्या किया, एक आर्टिफिशियल शुगर ले ली, ठीक है। अब आर्टिफिशियल शुगर हमें पता है वो कौन सी शुगर्स होती हैं, एल शुगर्स होती हैं, ठीक है। वो मैंने जो है वो इंटेक कर लिया। अब इंटेक करने के बाद क्या हुआ, वी नो कि हमारी बॉडी के अंदर कौन से एंजाइम्स होते हैं, राइट हैंडेड एंजाइम्स होते हैं। अब वो शुगर जो कि एल शुगर थी और वो मैंने बॉडी में इंटेक कर ली, तो क्या उसको मतलब राइट हैंडेड एंजाइम डाइजेस्ट कर सकता है? नो। मीन्स मैंने जो शुगर ली होगी उसका मेरी बॉडी पे कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्यों बेनिफिट नहीं होगा? क्योंकि लेफ़्ट हैंडेड शुगर को राइट हैंडेड एंजाइम डाइजेस्ट कर ही नहीं सकता, और जब राइट हैंडेड एंजाइम उसको डाइजेस्ट नहीं करेगा तो मैंने जो शुगर का मॉलिक्यूल लिया होगा उसके लेने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। और इसका एक मेन बेनिफिट है, आपने अक्सर देखा होगा जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या आर्टिफिशियल स्वीट्स है वो ले रहे होते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि जब वो आर्टिफिशियल स्वीट्स लेते हैं तो उससे उनकी जो डायबिटीज़ है वो जो है वो चेंज नहीं हो रही थी। हम कह सकते हैं कि उनके अंदर जो ग्लूकोज है वो डिसबैलेंस नहीं होता। तो कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि वो जो आर्टिफिशियल स्वीट लेते हैं वो होती है लेफ़्ट हैंडेड, ठीक है। अब जब वो लेफ़्ट हैंडेड शुगर उनकी बॉडी में जाती है, वी नो कि हमारी बॉडी के अंदर कौन से एंजाइम्स हैं, राइट हैंडेड एंजाइम, ठीक है। अब डायबिटिक पेशेंट ने कौन सी शुगर ली है, लेफ़्ट हैंडेड शुगर ली जो कि आर्टिफिशियल शुगर थी, और उसकी बॉडी के अंदर कौन से एंजाइम है, राइट हैंडेड एंजाइम है। अब क्या राइट हैंडेड एंजाइम इस लेफ़्ट हैंडेड आर्टिफिशियल स्वीट को डाइजेस्ट कर सकते हैं? नो। जब राइट हैंडेड एंजाइम इस लेफ़्ट हैंडेड शुगर को डाइजेस्ट नहीं करेंगे तो कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, कोई ब्रेकडाउन नहीं होगा। जब कोई ब्रेकडाउन नहीं होगा तो कोई भी कैलोरी रिलीज़ नहीं होगी। तो इस तरीके से डायबिटिक पेशेंट अगर आर्टिफिशियल स्वीट्स लेता है या आर्टिफिशियल स्वीटनर लेता है तो उससे उसके शुगर लेवल जो है वो डिसबैलेंस नहीं होता। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं एंड होता है। कमिंग लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस करूँगी अबाउट द ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट अपलोड कर दूँगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।